गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों अपना ध्यान रखिए, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने, समय समय पे अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। जहाँ पे साबुन पानी की व्यवस्था न वहाँ पे अपने हाथों को सैनिटाइज करें। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें, ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना के इन नियमों का, इन गाइडलाइंस का पालन करना हम सभी को बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम स्वयं तो इन नियमों का पालन करेंगे ही, साथ ही जो है कोई व्यक्ति अगर हमें इन नियमों का पालन करते हुए नहीं दिख रहा है तो उनको भी हम प्रेरित करेंगे इन नियमों का पालन करने के लिए, क्योंकि सावधानी से ही सुरक्षा है। इस महामारी के समय हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम जो है कोरोना के जो भी नियम है उनका सख्ती से पालन करें, सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पालन करें और जो नियम हमें बताए गए हैं उन नियमों का हम पालन करें, ठीक है। आशा करती हूँ कि आप सभी जो है इन नियमों का पालन कर रहे होंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे। तो शुरू करते हैं बेटा आज की जो है रिवीजन जो वीडियो है हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये पाठ 1 और पाठ 2 जो है ये पुनरावृत्ति जो है वीडियो में आप लोगों को भेज रही हूँ, ठीक है बेटा। तो पहला पाठ जो है आपका भाषा, बोली, लिपि तथा व्याकरण, इसकी पुनरावृत्ति वीडियो में आपको भेज रही हूँ, ठीक है बेटा। तो भाषा सबसे पहले हम देख लेंगे कि भाषा क्या है। भाषा जो है विचारों को व्यक्त करने का साधन है, ठीक है। तो हम भाषा की डेफिनेशन क्या कहेंगे कि भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान का साधन है, या हम ये कहेंगे कि क्या है, विचारों को व्यक्त करने का साधन है। भाषा जो है भास धातु से बना है जिसका अर्थ है वाणी, ठीक है। भाषा के 2 रूप होते हैं, कौन कौन से, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ठीक है। यहाँ पे जो है भाषा की डेफिनेशन भी आपको दे रखी है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। या आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो है भाषा जो है मनुष्य के विचारों के आदान प्रदान का साधन है, ठीक है। भाषा की विशेषताएं यहाँ पे बताई गई, भाषा के लक्षण आपको बताए गए हैं कि भाषा जो है सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है। सार्थक यानी जिनका कोई ना कोई अर्थ हो। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक होते हैं, प्रतीक यानी चिन्ह होते हैं। भाषा मन के भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाती है। प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, साथ ही उसमें वर्ण, शब्द व वाक्य संरचना की व्यवस्था होती है, ठीक है। ये तो क्या है भाषा के लक्षण, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि भाषा के रूप, भाषा के 2 रूप मैंने आपको बताए, मौखिक भाषा या कथित भाषा और दूसरी लिखित भाषा, ठीक है। मौखिक भाषा हम किसको बोलेंगे, जब जो है हम अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं और दूसरे के विचारों को सुन के समझते हैं, उसको मौखिक भाषा। लिखित भाषा जब विचारों को लिखकर व्यक्त किया जाता है और दूसरे के विचारों को जो है क्या है पढ़कर, ठीक है बेटा, पढ़कर हम समझते हैं, उसको कहते हैं हम लिखित भाषा, ठीक है। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे वार्तालाप करना, ठीक है, ये क्या है वार्तालाप मौखिक भाषा है। काव्य पाठ जो है, काव्य पाठ अगर किताब से आप पढ़ रहे हैं तो लिखित होगा, और आप जो है मौखिक रूप से सुना रहे हैं तो मौखिक भाषा का उदाहरण होगा। कहानी सुनना जो है क्या है मौखिक भाषा है। समाचार वाचन, समाचार पढ़ना लिखित भाषा। वाद विवाद मौखिक भाषा। नाटक, रेडियो, दूरदर्शन के श्रव्य कार्यक्रम, ये सारे श्रव्य यानी सुनने वाले कार्यक्रम सारे जो हैं मौखिक भाषा के रूप हैं, ठीक है। और लिखित भाषा के क्या होंगे, अखबार पढ़ना, पाठ्य पुस्तक पढ़ना, पत्र पढ़ना, ये सारे क्या हैं लिखित भाषा के रूप हैं। तो ठीक है, तो हम जो है लिखित भाषा की जो है विशेषताएं यहाँ पे देख लेंगे कि लिखित भाषा का जन्म जो है मौखिक भाषा के बहुत समय बाद हुआ, ठीक है। हम जानते हैं जैसे कि आदि मानव था, भाषा जब तक विकसित नहीं थे उस तो सिर्फ जो है कुछ जो है आवाज़ें, कुछ ध्वनियाँ करते थे, जैसे पशु सिर्फ ध्वनियाँ करते हैं ना, उनकी विकसित भाषा नहीं होती। उस तरीके से जब हम मानव जो विकसित नहीं था, आदि मानव, वो भी सिर्फ ध्वनियाँ करता था। धीरे धीरे उसने भाषा को सुव्यवस्थित किया, ठीक है, और बहुत समय अंतराल उसने जो है जो उच्चारित ध्वनियाँ थी उनके लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए, और आज जो है करोड़ों अरबों कई वर्षों पश्चात जो है जो भाषाएं हैं वो विकसित रूप में हमारे सामने, ठीक है। तो क्या कहे कि लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा से बहुत समय बाद हुआ,
लिखित भाषा के कारण ही मनुष्य द्वारा अर्जित जानकारी को अब आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है संजो कर रख पाना संभव है। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं, वो भाषा के माध्यम से तो पढ़ रहे हैं, है ना। जो ज्ञान की, जो विज्ञान है, ज्ञान है, जो भी चीज़ें हैं वो भाषा के माध्यम, जब वो संचित रूप से हमारे पास आए तभी हम पढ़ रहे, और आज जो कुछ हो रहा है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए काम आएगा। ठीक है बेटा, भाषा के 4 कौशल होते हैं, बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना। ध्यान रखिए, भाषा के कौन कौन से कौशल हो गए? 4 कौशल हो गए, बोलना, सुनना, लिखना तथा पढ़ना। फिर आप लोगों को मैंने बताया था मातृभाषा, यानी बालक अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सबसे पहले जिस भाषा को सीखता है उसे मातृभाषा कहेंगे। ठीक है, फिर थी राष्ट्रभाषा, किसी भी राष्ट्र के अधिकांश निवासियों द्वारा, अधिकतर जो नागरिक हैं उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या होगी? राष्ट्रभाषा। और भारत में लगभग जो है 70% लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए भारत की राष्ट्रभाषा क्या हो गई? हिंदी हो गई। ठीक है, फिर है राजभाषा। राजभाषा किसे कहेंगे? सरकारी प्रयोग, ठीक है, सरकारी कार्यालयों में प्रयोग होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। और हमारे देश की राजभाषा हिंदी है, जिसको कि 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष जो है 14 दिसंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रहेगा ना, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, और कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा कहा गया संविधान में। ठीक है बेटा, संपर्क भाषा। संपर्क भाषा का मतलब हुआ कि देश के अधिकतर निवासी जो है संपर्क करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे संपर्क भाषा कहते हैं। हमारे देश की संपर्क भाषा हिंदी। अधिकतर लोग जो है हिंदी, और विश्व के अनेक देश जो हैं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं संपर्क भाषा के रूप में। अब देखिए, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी गई है। ठीक है, कौन कौन सी हैं वो भाषा? वो 22 भाषाएं हैं आपकी: असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, ठीक है, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली तथा सिंधी। हिंदी के साथ साथ ये जो है 21 भाषाएं और है जिनको भारतीय संविधान में जो है मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है बच्चों, फिर देखेंगे मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है? जो है जब भाषा में एक रूपता नहीं हुई और जो है विद्वानों ने अपने अपने ढंग से जो है इसमें रचनाएं शुरू की, तो फिर क्या हुआ कि ये मतभेद हो गया कि शुद्ध भाषा किसे माना जाए। तो फिर किसको शुद्ध भाषा माना गया? ठीक है, भाषा के उस रूप को जिसे जो है शिक्षित जनों द्वारा प्रयुक्त व विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा को ही हम क्या कहा? मानक भाषा कहा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखो कुछ है, देखो पहले द के नीचे ध लगा देते थे, अब मानक रूप से द के नीचे हलंत लगाया, इस तरीके से लिखने लग गया नए रूप में। पहले अ ऐसे लिखा जाता, अब अ ऐसे लिखा जाता, पहले ख ऐसे लिखा जाता था और आज जो है ख इस तरीके से लिखा जाता है। इस तरीके से और भी शब्द हैं जिनको अब ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, और एक चीज आपको हिंदी के मानक वर्ण तथा उनकी वर्तनी, हिंदी के मानक वर्ण तथा उनकी वर्तनी जो है आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में देख लीजिए कि ल, री, लरी इनका प्रयोग किस तरीके से हो रहा है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, इनका प्रयोग किस तरीके से हो रहा है। पृथक क्रियाएं किस किस प्रकार से प्रयोग हो रही हैं। इसमें अब हम देखेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ बेटा, पहले की वीडियो भी आप देखेंगे। ये रिवीजन वीडियो, इसमें 2 चैप्टर जो है हमको एक वीडियो में जो है कवर करने, तो इसलिए इसमें मैं आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको बता रही हूँ। और आप पीछे की वीडियो पाठ्य पुस्तक जो है जरूर पढ़ेंगे, पुस्तक पढ़ना बहुत जरूरी है। और पीछे की जो वीडियो 2 चैप्टर की हैं उनको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में अपनी मदद के लिए। हिंदी भाषा की विशेषताएं व उपलब्धियां, ठीक है, तो भारत की जो है भाषा राजभाषा राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा है। भारत में 18 करोड़ लोगों की मातृभाषा और 30 करोड़ लोगों की संपर्क भाषा है। ये सारे प्रदेशों में जो है ये बोली जाती है। हिंदी पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है। इसके उच्चारण और लिखन में एक रूपता है। ठीक है, लिपि चिन्हों का नाम और ध्वनि में कोई अंतर नहीं है। जैसे अ को मय लिखेंगे, यह हिंदी जो है फिजी देश की भी राजभाषा है। ठीक है, हमारे देश के साथ साथ और कौन से देश की राजभाषा है? फिजी देश की। यह मॉरिशस, फिजी, त्रिनानंद, टैबेगो, सूरीनाम, मलेशिया आदि में भी बोली जाती है। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रयोग अमेरिका में लगभग जो है कितने लोग? 1 लाख जो है, मॉरिशस में लगभग जो है
68,600 लोग, ठीक है। इसी प्रकार से अनेकों देशों में जो है हिंदी भाषी लोग हैं, ठीक, जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर जयंती नौटियाल ने 20 वर्षों तथा देशी तथा विदेशी भाषाओं के आंकड़ों का अध्ययन करके यह सिद्ध कर दिया कि हिंदी भाषियों की संख्या चीनी बोलने वालों से अधिक है, चीनी भाषा बोलने वालों से अधिक है। संपूर्ण विश्व में हिंदी भाषा में सबसे अधिक फिल्में बनाई जाती हैं। आजकल टीवी चैनलों पर समाचार, विज्ञापन आदि अन्य कार्यक्रमों में हिंदी भाषा का जो है अधिक प्रसार हुआ है, ठीक। अब हम देखेंगे बोली। बोली क्या होती है? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। इसको जो है अल्प विकसित रूप भी कहा जाता है भाषा का। इसमें प्राय जो है साहित्य की रचना नहीं होती है, ठीक है। कुछ साहित्यकारों जो है बोलियों में साहित्य की रचना की, जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित कवितावली जो है और सूरसागर ने ब्रज भाषा में की है, ठीक है बेटा। इसके बाद जो है उपभाषा। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वह उपभाषा कहलाती है, ठीक है। और साहित्य की रचना प्राय इनमें जो है उपभाषाओं में होने लगी है। और ये देखिए, ये हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाएं व उनकी बोलियां। हिंदी उपभाषाओं को 5 भागों में बांटा गया। 5 उपभाषाएं हिंदी की। पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत आती है इसके अंदर कौन कौन सी बोलियां आएंगी? ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत आती अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर है राजस्थानी, इसके अंतर्गत आता है मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी। पहाड़ी हिंदी में आता है गढ़वाली, कुमाऊनी। मगधी में आता है मगही, भोजपुरी और अंगिका। ये 5 जो हैं हिंदी की उपभाषा हैं और इनके अंतर्गत आने वाली ये बोलियां हैं, ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए। इसके बाद है लिपि। लिपि का अर्थ होता है लिपना, ठीक है। तो उच्चारित ध्वनियों को, जो उच्चारित ध्वनियां हैं उनको लिखने की जो विधियां होती हैं उनको लिपि कहा जाता है। यहाँ देखिए आप लोग, ये जो है भाषाएं हैं संस्कृत, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, बोडो, और ये इनकी लिपि, इन सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी है। यहाँ पे कुछ और भाषाएं जैसे अंग्रेजी की रोमन, जर्मन की रोमन, फ्रांसीसी रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरमुखी, बंगाल की बांग्ला, ठीक है। अब देवनागरी लिपि की विशेषताएं आपको यहाँ पे दिखा गई कि ये विश्व की एकमात्र जो है वैज्ञानिक लिपि है। एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह निर्धारित है। लेखन और मुद्रण में जो है कोई फर्क नहीं है। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है बेटा। इस तरीके से इसके ये सारी विशेषताएं हैं जो आप लोगों को पढ़नी है, अपनी किताब से पढ़नी है, वीडियो से भी देख के पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है बेटा। साहित्य क्या हो गया? भाषा, किसी भी भाषा के संचित ज्ञान को हम साहित्य के संचित यानी स्टोर, ठीक है, स्टोर करके रखना है। इसमें ज्ञान के अनुभव बातें लिखी होती हैं। और हिंदी भाषा के 2 प्रकार के गद्य यानी कहानी, निबंध जो इसमें आते हैं, ठीक है, पाठ, और पद्य यानी जिसमें कविताएं आती हैं, ठीक है बच्चों, समझ गए आपको, ठीक है। इसके बाद व्याकरण हम देखेंगे। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करना सिखाता है, जिसको शुद्ध भाषा का ज्ञान हमें कराता है, उसको व्याकरण कहेंगे। व्याकरण के अंग हैं वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ठीक है। अब पाठ 2 का हम रिविजन कर लेंगे। वर्ण विचार, तो वर्ण होते क्या हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं कर सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला क्या हो गई? वर्णमाला हो गई कि वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के भेद कितने हो गए? 2 हो गए, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहेंगे? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं, ठीक है बेटा। स्वर के भेद ह्रास्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। जिनके उच्चारण में कम समय लगे ह्रास्व स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रास्व स्वर से दुगुना समय लगे दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से तिगुना समय लगे, जैसे ओम, नमस्कार, इस तरह के शब्द हम बोलते हैं। तो ये किसके उदाहरण हैं? प्लुप्त स्वर के उदाहरण। यहाँ देखिए, ये ह्रास्व स्वर की डेफिनेशन है। जिन स्वरों में कम उच्चारण जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ तथा रे, ये ह्रास्व स्वर है। दीर्घ स्वर आ, बड़ी ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर है। प्लुप्त स्वर जिनके उच्चारण में ह्रास्व स्वर से तिगुना समय लगे, जैसे, और इसका चिन्ह जो है इस तरीके से होता है, जैसे एस लिखा है ना, इस तरीके से, जैसे हे, राम, जाओ, ओम, इस तरीके से लंबा उच्चारण जब हम करेंगे ओ का, तो ये इस तरीके से जो है प्लुप्त स्वर वहां पे आ जाएगा। अनुस्वार यानी ये बिंदु, लाइन के ऊपर बिंदु, इसका उच्चारण जो है सिर्फ नाक से किया जाता है और इसको जो है लाइन के ऊपर बिंदु के रूप में लिखा जाता है, तो इसको अनुस्वार कहेंगे। अनुनासिक चंद्र बिंदु जिसको हम बोलते हैं, इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से जो है निकलते, इसलिए इसको अनुनासिक कहते हैं। इसका चंद्र बिंदु जो है इसका क्या है? चिन्ह है। जैसे हम लिखेंगे आंख, माँ, नाक, इस तरीके से हम लिखते हैं ना, ठीक है, इस तरह से लिखा है यहाँ पे। विसर्ग संस्कृत में जिसका प्रयोग होता है, इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है। और जैसे ये लगे हैं स्वतः, संभवतः,
प्रातः, ठीक है। अयोगवाहक क्या होंगे, अंगर, अह जो है वो अयोगवाह है, यानी ये अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। अनुस्वार तथा विसर्ग, इसका विसर्ग की तरह चिन्ह है, अनुस्वार यानी जिसके ऊपर बिंदी लगती है, इनको अयोगवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्वर और व्यंजन दोनों के ही गुण रखते हैं, ठीक है। आगत ध्वनि क्या हो गई, अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आ गए, ठीक है, जैसे आ, इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों में जैसे डॉक्टर, टॉफी, काफी, ऊपर जो है पूरा चंद्रबिंदु नहीं, सिर्फ आधा सर्कल जो लगा है इसको कहते हैं आगत ध्वनि, ठीक है बच्चों, समझ गए। मात्राएं आप लोगों को पता है मात्राएं कैसे लगती हैं। अब आ गया व्यंजन। व्यंजन किसे बोलेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन जो है उच्चारण के आधार पे जो है देवनागरी लिपि में व्यंजनों के जो है कितने भेद आपको बताए गए, 3, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होंगे, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो है हवा हमारे मुख के किसी न किसी भाग को, कंठ, ऊंट, जीवा आदि को स्पर्श करते हुए निकले, उसको स्पर्श व्यंजन कहेंगे। और देखिए ये जो है स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग हैं, देखो क वाला वर्ग, च वाला, ट वाला, त वाला, प वाला, ये सारे जो है स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन क्या होंगे, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह मुख के किसी भी भाग को जो है स्पर्श न करे, उसको कहेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य होता है, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, ये 4 जो है हमारे अंतस्थ व्यंजन है। उष्म व्यंजन कौन से हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण में हवा रगड़ के खाने के साथ मुख से निकलते हैं उनको उष्म कहते हैं, जो श, 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 ह, ठीक है, ये 4 उष्म है। संयुक्त व्यंजन, जब एक स्वर रहित व्यंजन दूसरे स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तो उनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। स्वर रहित यानी जिसमें से अ हट जाए, ठीक है, जैसे ये अक्ष, तो अक्ष कैसा बना, आधा क आधा स, यानी इसमें से अ हट गया, इसमें से भी अ हट गया, ठीक है, तो आधा क आधा स और अ मिलके बना अक्ष, आधा त आधा र और अ मिलके बना त्र, ठीक है। ये भी 4 हैं, अक्षत्र, ज्ञ और स्र, अक्षत्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। द्वित व्यंजन, जब एक स्वर रहित व्यंजन जो है समान व्यंजन से मिलता है तो उसको कहते हैं द्वित रहित। जैसे कच्चा, दिल्ली, एक बार आधा है लो, एक बार पूरा है, मिट्टी एक बार आधा एक बार पूरा, बच्चा, 2 बार है, एक बार पूरा एक बार आधा, ठीक है बेटा। द्वितीय व्यंजन, संयुक्ताक्षर, जब एक स्वरहित व्यंजन का भिन्न स्वरहित व्यंजन से मेल होता है तो उसको कहते हैं हम क्या, संयुक्ताक्षर, यानी कि जो है एक मिलेंगे, एक आधा एक पूरा व्यंजन मिलेगा लेकिन दोनों भिन्न होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। जैसे आधा म रहा, आधा म न, है ना। जैसे निम्न हो गया, प्रचार हो गया, प्रभात हो गया, ये सारे किसके उदाहरण है, संयुक्ताक्षर के। वर्णों के उच्चारण का स्थान ये आप लोग देख लेंगे, वर्णों का उच्चारण करके कौन से कंठ से उच्चारित हो रहे, कौन तालु से, कौन मूर्धन्य है, कौन दंत है, कौन ओष्ठक है, दंतोष्ठ और नासिक, ठीक है। ये स्पर्श व्यंजन है, इनको आपने पाठ्यपुस्तक में उच्चारण के आधार पर इनको देखिए, ठीक है, ये सारे व्यंजन है। अब स्वर तंत्र की यंत्रों के आधार पर, स्वर यंत्र में कंपन, स्वर यंत्र के आपके कंठ में जो कंपन होता है उसके आधार पर हमारे 2 होते हैं, सघोष और अघोष, ठीक है। सघोष जिनके उच्चारण के समय स्वर तंत्रिका से टकराकर जो है कंपन पैदा हो, और ये है ये सारे स्वर और ये सारे व्यंजन जो है किसके उदाहरण हैं बच्चों, ये 22 व्यंजन और 12 स्वर जो है सघोष वर्ण है। अघोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। इनके अंतर्गत जो है ये सभी 13 जो है व्यंजन आते हैं। अब जो है व्यंजनों का जो है वर्गीकरण हम किसकी दृष्टि से कर रहे हैं, प्रयत्न की दृष्टि यानी प्रयास की दृष्टि से। उच्चारण में जो हमने प्रयास किया तो उसके आधार पर अल्प प्राण और महाप्राण 2 प्रकार के हो गए। उच्चारण के समय सांस व वायु की मात्रा के आधार पर हम 2 प्रकार से बांटते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण यानी अल्प यानी थोड़ा प्राण यानी भाई जिनके उच्चारण में कम प्रयास लगे, कम आयु की आवश्यकता हुए, अल्प प्राण। जैसे ये हो गए, ये क, ग, ग, ये वाले व्यंजन, च वाले, ट वाले, ये त, द, न, प, ये सारे किसके उदाहरण है बेटा, अल्प प्राण के। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जो है क्या होगा, समय तथा वायु अधिक मात्रा में लगे उनको क्या कहेंगे, हम उन्हें महाप्राण व्यंजन करेंगे। जैसे घ, घ, छ, झ, ट, ठ, ढ, इस तरीके से ये सारे जो है हमारे महाप्राण व्यंजन है। अब आप लोगों को जो है वर्ण विच्छेद जो है देख लीजिए। वर्ण विच्छेद क्या होगा बच्चों, वर्ण विच्छेद जो होगा कि वर्णों का विच्छेद हम किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे पहला शब्द आपकी पाठ्यपुस्तक में लिखा हुआ है अमर, ठीक, मैं कॉपी में आपको करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अमर,
ये लिखा गया है आपके पाठ्य पुस्तक में अमर। तो अब देखिए, अब इसका जो है हमें वर्ण विच्छेद करना है। तो अ के साथ तो जो है हमारा, ठीक है, अ स्वतंत्र रूप से स्वर है तो अ हमारा ऐसे ही आएगा। म कैसे बनेगा, मैंने कहा था ना कि प्रत्येक व्यंजन के साथ क्या जुड़ा होता है बेटा, अ जुड़ा होता है। तो म के नीचे हम लगाएंगे हलंत, ठीक, और उसके साथ अब क्या आया, अ आया। र को भी हम सेम लिखेंगे, र के नीचे लगाएंगे हलंत, ठीक है, और अ। अब ये हो गया अमर, ठीक है। ऐसे हम दिवस, दूसरा शब्द लिखेंगे हम दिवस, ठीक है। इसी तरीके से आपकी पाठ्य पुस्तक में भी लिखे हुए हैं उदाहरण जो है, आपको भी वो उदाहरण जो है उसी प्रकार से करने बेटा जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है, दिवस। अब इसका कैसे करेंगे हम, वेरी गुड। दिवस में सबसे पहले तो द को नीचे हम लगा देंगे हलंत, ठीक। और अब इसमें क्या है, किसकी मात्रा है, छोटी ई की, ठीक। अब जो है वो के नीचे भी आएगा हलंत, और क्या आया है साथ में अ, ठीक बच्चे। और साथ में जो है स, तो स के साथ भी ऐसे करेंगे हम, ठीक है। स और स के नीचे लगा हलंत और अ, हो गया, ठीक है। वीरता, तीसरा शब्द देखिए वीरता, तो कैसे करेंगे, व के नीचे हलन, बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई, र के नीचे लगाएंगे हलंत, साथ में आएगा अ, त के नीचे लगेगा हलंत और साथ में आएगा आ की मात्रा है ना, साथ में आएगा आ। देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए रक्षक, एक शब्द में लिखी हूँ रक्षक, ठीक। इसको हम कैसे करेंगे रक्षक को, देखिए पहले र के नीचे हमने हलंत लगाया, हमने लिखा अ, ये वाला तो हो गया हमारा पूरा, ठीक है, इतना हो गया। अब अक्षर कैसे लिखना है, मैंने आपको बताया था ना अक्षर कैसे बनता है, ठीक है। आधा क और आधा स और अ मिलके, तो अक्षर को कैसे लिखेंगे हम, आधा क, आधा श और साथ में अ, ये अक्षर हो गया, ठीक। अब क का कैसे लिखना है, वेरी गुड, आपको पता है कैसे लिखना है, तो आधा क और साथ में अ, ठीक है ना बच्चों, समझ गए। एक और उदाहरण हम देखेंगे, मच्छर, ठीक बच्चों। अब इसको कैसे करेंगे, आधा म, वेरी गुड, अ, वेरी गुड, ठीक है। छ, तो आधा च तो ये है, साथ में आधा छ और आधा छ के साथ अ। अब बताइए इसके साथ अ हमने क्यों नहीं लिखा इसके साथ अ, क्योंकि ऑलरेडी ये आधा ही है, ठीक है बेटा। यहाँ पे आधा लिखा है, इसका मतलब इसमें से अ ऑलरेडी हट चुका है, इसमें से पहले अ हट चुका है, लेकिन छ पूरा है तो छ के साथ हम अ लिखा, ठीक है। अब क्या बच गया हमारा र, तो बिल्कुल सही, र को भी ऐसे लिखेंगे आधा र और अ। तो आप लोग समझ गए बच्चों किस तरीके से आप लोगों को संधि विच्छेद करने, ठीक है बेटा, सॉरी संधि विच्छेद नहीं, वर्ण विच्छेद करना है, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों के पास जो है आपकी पाठ्य पुस्तक जो भी जिसके पास है, इस तरीके से बेटा आप लोगों के पास उदाहरण दिए हुए हैं, आप भी बिल्कुल इसी तरीके से इनको अपनी जो है पाठ्य पुस्तक से अपनी नोटबुक में अभ्यास करेंगे, जिससे आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। और ये अशुद्धियां हैं जो शब्दों की, इनको आप लोग देख लेंगे बेटा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।